हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसका नाम है फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपेल। क्या है ये? सेक्शन 43 एक बहुत ही पिक्यूलियर सिचुएशन की बात करता है। इसमें जो आपका एक लॉ ऑफ एस्टॉपेल है वो इसमें यूज किया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एस्टॉपेल क्या होता है और फिर उसके बाद जानेंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में इसका क्या इम्प्लीकेशंस है। तो एस्टोपल क्या होता है? एस्टोपल्स होता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने कंडक्ट से या कुछ कह के, बोल के, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली कुछ एक ऐसी चीज, एक ऐसा कम्युनिकेट किया और कि जो एक सिचुएशन या कुछ इस तरह का उसने क्रिएट किया माहौल कि जो सामने वाला है उसने मान लिया कि जो ये पर्सन है वो जो कह रहा है या जो कर रहा है या जो कंडक्ट कर रहा है, और उस बेसिस पे उसने कोई भी एक्शन किया, तो बाद में जो फर्स्ट पर्सन है वो अपनी कही गई बात से नहीं, मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकता। कोर्ट उसको स्टॉप कर देगा अपने पहले किए हुए या कही हुई किसी भी बात से। ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉप पल जो है ये बहुत जगह लगता है। इवन हमारा ये जो एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन 115 भी एस्टॉपल की बात करता है। अगर इसको और बेटर वे में समझें तो मान लीजिए एक पर्सन ए है, ये पर्सन कुछ बोलता है बी को कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसने कहा कि मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूं। ए ने बी को कहा कि मैं इसका ओनर हूं और इसके इस स्टेटमेंट के कारण या उसने कुछ और तरीके से कंडक्ट किया जिससे बी को लगा कि वो बी कि ये ए का ओनर है, पर वो एक्चुअल में नहीं है। और बी ने इस बात पे बिलीव करके कुछ काम कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको रेंट दे दिया या इसको कुछ, मतलब इस तरीके से बी ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। तो फ्यूचर में कभी भी अगर ए और बी के बीच में लिटिगेशन होता है तो ए अब ये नहीं बोल सकता कि मैं इस बिल्डिंग का ओनर नहीं हूं। ही विल बी डीम्ड कंसीडर कि जो उसने बोला है उसको उसी तरीके से एक्ट करना पड़ेगा और उसके जो भी इंप्लीकेशंस हैं, नेगेटिव इंप्लीकेशंस, वो उसको, मतलब उसको झेलने पड़ेंगे। तो ये है द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। अभी प्रॉपर्टी एक्ट में देखिए कैसे काम करता है। प्रॉपर्टी एक्ट में मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब ए एक पर्सन है, वो बी को बोलता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, या तो किसी एरर के कारण या फ्रॉडुलेंटली। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो फ्रॉड कर रहा है। अगर वो एरोनियसली भी बोल रहा है, मतलब गलती से भी बोल रहा है, तो भी ये डॉक्ट्रिन लगेगा। या तो वो गलती से बोलना चाहिए या फ्रॉडुलेंटली बोलना चाहिए। उसने क्या बोला? उसने बोला बी को कि मैं इसका ओनर हूं, और बी ने उसकी बात में बिलीव कर कर क्या किया? कंसिडरेशन पे कर दी और इस घर को खरीदने की बात कर ली। लेकिन बाद में पता चलता है कि ए इसका ओनर नहीं है। पर अब ये जो सिचुएशन है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 43 में अब क्या बोलता है? लेकिन मान लीजिए कि फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ए को ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। फ्यूचर में एग्रीमेंट पहले हो गया था, फ्यूचर में इसको प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो बी के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? कि वो इस प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता है। और उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? बस ये कंडीशन होना चाहिए कि इन दोनों के बीच का जो पहले का कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है ना, वो एग्जिस्ट करना चाहिए जिस टाइम पे वो अक्वायर करने वाला हो। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझे तो इसका मतलब ए ये है कि ए ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है जो उसकी नहीं है,
लेकिन अगर बाद में फ्यूचर में उसको वो प्रॉपर्टी मिल जाती है तो उसको वो बी को बेचनी पड़ेगी। अब वो ये नहीं कह सकता कि मतलब ये प्रॉपर्टी तो मैंने अब अक्वायर की है, उस टाइम मेरी नहीं थी। आपने अगर पहले बोल दिया तो नाउ यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट यू हैव विच यू हैव ऑलरेडी असर्टेड। तो यही इस प्रॉपर्टी में है। सेक्शन 43 कहता है कि एक पर्सन, ये बोल रहा है व्हेन ए पर्सन, जब ये बात हो रही है ए पर्सन की, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द इंक, लेट्स से व्हेन ए पर्सन फ्रॉडुलेंटली, या तो वो फ्रॉड कर रहा है या एरोनियसली गलती से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि वो ऑथराइज है, वो बेच सकता है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। और क्या कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेस में या तो कोशिश कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो सच ट्रांसफर shall at the option of the transferee operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists। देखने में ये लाइन बहुत बड़ी और लंबी लग रही होगी और कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन बस ये लाइन यही कहना चाह रही है कि फ्यूचर में अगर उसने कोई अक्वायर कर लिया इंटरेस्ट, तो वो ट्रांसफरी के पास ऑप्शन होगा, वो चाहे तो उसको ले ले और चाहे तो ना ले, मतलब ये ऑप्शन होगा, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी। अच्छा, ये सेक्शन में ये बोलता है कि मान लीजिए ट्रांसफरी जो है वो किसी उसने उसने अपना ऑप्शन जब करने वाला था उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसी और ट्रांसफरी को चली गई इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन विदाउट नोटिस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेड ऑप्शन, तो फिर अब आपको नहीं मिलेगी। तो हम इसको समझते हैं थोड़ा। अच्छा, पहले इससे पहले इसकी कुछ और कंडीशन समझ लेते हैं, फिर आपको और डिटेल में बताएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ए एक पर्सन है और उसको पार्टीशन हुआ अपनी फैमिली में, तो उसको 3 प्रॉपर्टी मिली, एक्स, वाई एंड जेड, जो कि उसने किसको बेच दी, सी को बेच दी। पर जब वो सी को बेच रहा था, ही वॉज नॉट authorized to sell to Z because that was retained by his father B on his partition. On the death of the A, property come back to A, and at that time C has not cancelled the contract of sale, it will still persist, and therefore the property Z went to C according to the original sale। अब देखिए, आपको समझाते हैं। ए एक पर्सन है, बी उसके फादर है, ये जो प्रीवियस एग्जांपल है उसकी बात कर रहा हूं। इनकी 3 प्रॉपर्टी थी, एक्स, वाई, जेड। मान लीजिए कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई 3 तरह की प्रॉपर्टीज थी। ये प्रॉपर्टी ए को अपने फादर से पार्टीशन में मिल रही थी, लेकिन जेड के लिए, जो उसकी प्रॉपर्टी नंबर जेड था ना, उसके लिए एक कंडीशन लगा दी थी कि बी ने कि ये प्रॉपर्टी तो मेरे पास ही रहेगी जब तक कि मेरी डेथ तक मेरे पास रहेगी, और ए इसको बेच नहीं सकता। तो ए वाज नॉट ऑथराइज्ड टू दिस प्रॉपर्टी। अब ए ने क्या किया, एक्स, वाई और जेड तीनों को किसको बेच दिया, सी को। किसमें बेचने के लिए कंसिडरेशन दी उसने, सी ने। ये जरूरी है कंसिडरेशन, ठीक है। बी ने सी ने इसको ए को कंसिडरेशन दी, ए ने एक्स वाई जेड बेच दी, लेकिन देखिए ए वाज नॉट ऑथराइज्ड टू सेल जेड। अब क्या हुआ, सी ने क्या किया, सी को एक्स वाई तो मिल गया, जेड नहीं मिला, लेकिन सी ने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं किया। उसके कुछ टाइम के बाद बी की डेथ हो गई। बी की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी जेड को मिल गई, जेड जो प्रॉपर्टी है ए को मिल गई। तो अब सी क्या कर सकता है, ए को कंपेल कर सकता है कि ये जेड वाली जो प्रॉपर्टी है मुझको दो। ए उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ये सी का ऑप्शन है। अच्छा, ये ऑप्शन है सी का, सी चाहे तो ले, ना चाहे तो बोल दे कि नहीं अब मेरे को जेड नहीं चाहिए, वो मना कर सकता है। ऑटोमेटिकली जेड सी के पास नहीं जाएगा, जेड जो प्रॉपर्टी है वो सी के पास नहीं जाएगी, वो तभी जाएगी जब सी अपना ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। पर मान लीजिए
कि सी जब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा था, मतलब जैसे मान लीजिए ए को प्रॉपर्टी मिल गई जेड, बी की डेथ हो गई, ये जेड प्रॉपर्टी ए को मिल गई, सी ने अपना ऑप्शन एक्वायर किया ही नहीं है। उससे पहले ही ए ने जेड प्रॉपर्टी किसी और पर्सन को बेच दी, डी को। डी ने जेड प्रॉपर्टी खरीद ली। एक तो गुड फेथ होना चाहिए, मतलब दूसरा उसने कंसिडरेशन दी हुई होनी चाहिए, और तीसरा तीसरा जेड ये डी ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके पास उसको ये नोटिस नहीं होना चाहिए, उसके पास ये नॉलेज नहीं। नोटिस क्या होता है? अगर ये नोटिस क्या होता है ये जानने के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। नोटिस मतलब नॉलेज। डी को ये नॉलेज भी नहीं होना चाहिए कि सी के पास कोई ऐसा ऑप्शन है। अगर ये तीनों कंडीशंस, गुड फेथ, कंसिडरेशन और नोटिस, ये तीनों अगर मिल जाते हैं तो अब भैया सी का ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि डी ने एक गुड टाइटल एक्वायर कर लिया। तो यही था पूरा सेक्शन 43। 43 कहता है आज आपने बोल दिया मैं दूंगा, पर आपके पास है नहीं देने के लिए, तो कल जब आप देने के लायक हो जाओगे तो आपको देना पड़ेगा। सिंपल है। आज आपकी औकात नहीं है देने की, और उसके बावजूद भी आप देना चाह रहे हो। कल आपकी अगर ये आपके पास वो कैपेसिटी आ गई तो सामने वाला आपको बोल सकता है कि अब तो देना ही पड़ेगा। तो यही था सेक्शन 43। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने डिस्कस किया कि क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे लिस पेंडिस, मतलब उसमें जब आपका कोई लिटिगेशन में कोई केस पड़ा हो तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।